बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। मैं बोलूंगा, अफसर हो या मजदूर किसान, सबकी शिक्षा हो एक समान। अफसर हो या मजदूर किसान, अफसर हो या मजदूर किसान, अफसर हो या मजदूर किसान, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहें। धन्यवाद। इधर ही। अच्छा, भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व भारत रत्न से सम्मानित परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती समारोह के मौके पर जम्मू में आयोजित इस कार्यक्रम के सम्मानित सभापति महोदय और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी ग्रेटर कैलाश जम्मू के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो इस कार्यक्रम के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, इनको आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड में आज वो सबसे गर्म जिला है, तो वहाँ से चल करके और इस ठंडे जिले में आया हूँ और आप लोगों को बहुत गर्मी महसूस हो रही है, तो मैं बहुत जल्द ही अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र सम्याल जी जो अध्यक्ष हैं, श्री बी.के. कुंडाल जी उपाध्यक्ष महोदय, श्री ओम प्रकाश जो जनरल सेक्रेटरी है, मुख्य सचिव हैं, श्री डी.आर. पनोत्रा जी, श्री एम.सी. जरंगल जी, श्री दर्शन लाल गोरखा जी, श्री गिरधारी लाल अत्री जी, श्री सतपाल भगत जी और डॉक्टर भट्टी राम साहब, श्री सुभाष संग्राल जी तथा इनकी जो सलाहकार समिति है और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों का मैं आभार धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपने मुझे इतने दूर यहाँ बुलाने के लिए और अपनी बात रखने का अवसर दिया। आप सबको बहुत बहुत आभार। सम्मानित साथियों, आज पूरी दुनिया में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस पूरे अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। वैसे तो 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 1891 में महू छावनी इंदौर में हुआ, परंतु अप्रैल का महीना पूरे भारत में, क्योंकि एक दिन बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने के लिए कम पड़ जाता है और जो इसके बारे में विस्तार से बातें रखने वाले लोग हैं वो हर जगह पर इतने मौजूद नहीं हैं, इसलिए जो प्रबंधक साथी हैं, आयोजनकर्ता कमेटी है, वो कोशिश करती है कि हमें बेहतर से बेहतर स्पीकर हम अपने साथियों को, अपने भाइयों के बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में ख्यालात रखने के लिए बुला सकें। तो पूरा अप्रैल का महीना इसके लिए समर्पित होता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें शिक्षा पर बहुत जोर दिया कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज्ड। यह एक नैसर्गिक, एक नेचुरल प्रोसेस है मानव सभ्यता में कि एजुकेट होंगे और जिस किस्म के हमारे चारों तरफ इंसल्ट है, जिस किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है और जिस किस्म से हमें डिप्रेशन है, तो उसके खिलाफ हमारे मन मस्तिष्क में एजिटेशन शुरू होगा, एजिटेट होगा। वो एजिटेट हमारे चारों तरफ परिवार में, मोहल्ले में हम बातें करेंगे और उस संघर्ष को गतिमान बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए फिर हमें ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। तो एक इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज्ड। हमें अपने आप को विचारों से लैस करना होगा, क्योंकि इस देश में आप सभी लोगों ने जिक्र किया, मैंने यहाँ पर आकर के भी सुना कि बाबा साहब अम्बेडकर को भी अपने जीवन में भारी अपमान झेलना पड़ा।
भारी तिरस्कार झेलना पड़ा और उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं लिया गया। ये क्या कुरीतियां थी? ये केवल क्या समाज में कोई बिगाड़ पैदा हो गया था कि स्कूल के क्लास टीचर ने और हेड मास्टर ने कहा कि हम एक सूबेदार के बेटे, जो अंग्रेजों की सेना का सूबेदार है, आदरणीय रामजी राव सतपाल साहब के बेटे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके बेटे का हम दाखिला नहीं लेंगे। तो अंग्रेजों ने दखल दिया। जो बड़ा ऑफिसर था तो उसने दखल दिया और हेडमास्टर को कहा कि नहीं, आपको हमारे सूबेदार के बेटे का दाखिला लेना होगा। तो उसने कहा कि नहीं, हमारे विधान में नहीं लिखा है। इसलिए ये बात मैं जोर दे के कहना चाहता हूं कि आज भी आजादी के 80 साल बाद हम जो भेदभाव अपमान के शिकार हैं, ये कुरीतियों के कारण नहीं है, सामाजिक केवल कहीं कहीं बिगाड़ हो गया है, कोई गड़बड़ी हो गई है, उसके कारण नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित सोच विचार करके लिखे गए संविधान, जिसका नाम मनुस्मृति है, मनुविधान है, उसके कारण पूरे भारत देश में लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग आज भी अपमान और बेइज्जती के शिकार हो रहे हैं, भेदभाव के शिकार हो रहे हैं। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को अंग्रेजों के दखल के कारण स्कूल में दाखिला मिल पाया, पर स्कूल के टीचर ने कहा कि हम स्कूल के अंदर इनको नहीं रख सकते हैं। तो ये आएगा स्कूल के क्लास के बाहर, दहलीज के बाहर बैठेगा भीमराव, और इसको अगर इसको प्यास लगती है तो ये अपने घर में जाकर के पानी पिए, अपने बोतल में ले आए, और स्कूल के किसी बच्चे को छुएगा नहीं। अगर कोई छुएगा तो ये मारा जाएगा, उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अगर ये स्कूल में गलती करेगा तो टीचर को अगर दंडित करना होगा इसको, तो ये छड़ी से, थप्पड़ से नहीं इसको दंडित करेंगे, बल्कि पत्थर मार करके इसको दंडित किया जाएगा। बाबा साहब जो ज्ञान प्राप्ति के लिए तड़प रहे थे, प्यासे थे, उन्होंने क्लास के बाहर खड़े थे, उन्होंने कहा मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा के लिए जो उनकी भूख थी, जो ललक थी, उस ललक के लिए क्लास के बाहर बैठ करके भी अव्वल दर्जे के छात्र बने और दुनिया के महान विद्वान, विश्वविद्यान बन करके हमारे सामने प्रकट हुए। इसलिए ये मनुस्मृति है, ये जो नारी को अपमानित करती है, स्त्री शूद्रो नाधीताम, और ये मनुविधान कन्याकुमारी से लेकर के अफगानिस्तान तक और गुजरात से लेकर के म्यांमार तक पूरे भारत का उपमहाद्वीप है। राजा बदलते गए, रियासतें बदलती गईं, परंतु ये मनुविधान समान रूप से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसको बदलने का काम किसी ने नहीं किया। रियासतें बदली, चोल आए, प्रतिहार आए, परिहार आए, सिंधिया आए, और बड़ौदा के गायकवाड़ और आए, मराठा आए, और दक्षिण में टीपू सुल्तान आया, पर मनुस्मृति ज्यों की त्यों हर रियासत में। महाभारत आया, रामायण काल आया, मुगल आए, ब्रिटिश आए, पर मनु का विधान ज्यों का त्यों जारी रहा। इसको बदलने का काम, और मैं बहुत मजबूती के साथ कहना चाहता हूं कि मैं इस्लाम का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इस्लाम एक शानदार आइडियोलॉजी है, शानदार रिलीजियस है, पर मुगल सम्राटों ने, मुगल बादशाहों ने भी मनुविधान के ठेकेदारों के साथ समझौता कर लिया, और उन्होंने कहा, जो इस्लाम के खिलाफ भी ये बात जाती है कि नबूवत बंद कर दी गई थी, कि नया नबी कोई नहीं आएगा। पर आज से 450 साल पहले मुगल बादशाह अकबर ने इस देश के, समाज के, धर्म के ठेकेदारों के साथ संधि किया, और इलाहाबाद में प्रयागराज कहा जाता था, जिसको पहले
उस प्रयाग की धरती में गंगा जल उठा करके उन्होंने नया धर्म दिया कि दीन इलाही, हम इस्लाम के खिलाफ जाने का काम किया है। इस्लाम के कायदे कानून के अनुसार तो अकबर काफिर हो गया है, उसके खिलाफ जाकर के और उसका नाम पड़ा इलाहाबाद नाम किया। उन्होंने कहा कि आप मनु विधान को मानो, हम आपको आगे महान सम्राट अकबर कहलाएंगे आपको। मेरे भाइयों, ब्रिटिश ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सभा लंदन में गए जब कांग्रेस पार्टी ने उसका बाइकॉट किया। कांग्रेस पार्टी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने से मना कर दिया, पर बाबा साहब अम्बेडकर उसमें गए और नवंबर 1930 में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, जो नॉमिनेटेड थे बाबा साहब अम्बेडकर कोई पब्लिक इलेक्टेड नहीं थे, वो नॉमिनेटेड थे, पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के आंखों में आंखें डाल करके तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड की आंखों में आंखें डाल करके कहा कि ब्रिटिश सरकार ने भी हमारी हालत में बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया है। अब अंग्रेजों के सरकार के आने के पहले हमारे लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद थे, आज भी हमारे लिए स्कूल कॉलेज के दरवाजे बंद हैं। ब्रिटिश सरकार आने के पहले मंदिरों में हमें सार्वजनिक तालाब कुओं का पानी लेने में मनाही थी, ब्रिटिश सरकार के रहते हुए भी हमें तालाब और कुओं का पानी लेने में मनाही है। ब्रिटिश सरकार के आने के पहले सरकारी नौकरियों में और फौज में हमारी भर्ती के दरवाजे बंद थे, ब्रिटिश सरकार के आने के बाद भी हमारे ऊपर ये वर्जनाएं लदी हुई हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ शब्दों में कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार के ऊपर उपेक्षा का आरोप नहीं लगाता हूं, बल्कि सच्चाई यह है कि ब्रिटिश सरकार इस लायक नहीं है कि वो हमारे घाव में मल्हम लगा सके। इसलिए अंग्रेजों भारत छोड़ो, और अंग्रेजों के जाने के पहले भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई, जनता के लिए काम करने वाली जनता की सरकार चाहिए। दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी चाहिए भारत में लोकतंत्र के लिए पहली आवाज बुलंद करने का काम बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया। इसलिए लोकतंत्र के संस्थापक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें केवल रिजर्वेशन का फल नहीं दिया, हमें केवल एजुकेशन का फल नहीं दिया, पर बाबा साहेब अम्बेडकर को इस बात का एहसास था कि आरक्षण का फल से बड़ी संख्या में 1 करोड़ से ऊपर सरकारी अधिकारी कर्मचारी पैदा होंगे। इस आरक्षण का लाभ लेकर के हमारे बाल बच्चे निश्चित रूप से अच्छे स्कूलों में पढ़ने पढ़ेंगे, पर इनके भी दबाया जाएगा, इनके साथ भी भेदभाव होगा, प्रकारांतर से अपरोक्ष रूप से मनु विधान को थोपा जाएगा इनके ऊपर। इसलिए इनकी रक्षा के लिए इनकी खुद की सरकार का होना जरूरी है, जिसको बाबू कांसी राम जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। लोकतंत्र होना चाहिए, और जब लोकतंत्र की भारत में, चूंकि आरक्षण एक छोटा पावर हाउस है, शिक्षा भी एक पावर हाउस है, पर लोकतंत्र विराट पावर हाउस है, महाशक्ति है। लोकतंत्र को तो अभी हम झलक ही नहीं ले पाए हैं, पर चूंकि लोकतंत्र को उत्पन्न होते ही, अंकुरित होते ही दबा दिया गया, और भारत में मास बेस्ड डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ मनी माफिया और मीडिया बेस्ड डेमोक्रेसी है। यहाँ जन आधारित लोकतंत्र नहीं है, यहाँ धन के आधार पर लोकतंत्र चल रहा है। चूंकि 1930 में 31 में ही भारत में लोकतंत्र का भारी विरोध हुआ, और ये कहा गया कि डॉक्टर अम्बेडकर भारत को सत्यानाश करना चाहता है, भारत में लोकतंत्र लाना चाहता है। उस समय के जो अंग्रेजी अखबार थे, इस तरीके की खबरों से भरे हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को एक विद्रूप चेहरा के रूप में भारत के अखबारों ने पेश करने का काम किया। अखबारों में आज भी और उस जमाने में क्या हमारे लोग बैठे, अखबारों में, टीवी चैनल में, रेडियो में वो लोग बैठे हैं जो आज भी भारत में नारी को दबा करके रखना चाहते हैं, जो आज भी भारत में दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को मानवीय इंसानी जिंदगी से दूर रखना चाहते हैं, गैर बराबरी को बरकरार रखना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का भारत को बिगड़ जाएगा, भारत में अंग्रेजों भारत छोड़ो और भारत में यूनाइटेड किंग का फेडरेशन हम बनाते हैं और किंग के फेडरेशन को ही सत्ता सौंप दीजिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ही वो महान शख्सियत थी जिन्होंने भारत में लौट करके लोकतंत्र में पक्ष में उन्होंने अनेक अनेक सभाएं लगाने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि एक आदमी का एक वोट होगा, एक वोट की एक कीमत होगी और सभी को वोट डालने का अधिकार होगा, चाहे वो रानी का बेटा हो या नौकरानी का बेटा हो, एक वोट की कीमत सभी को एक वैल्यू देने का काम भारत के लोकतंत्र ने किया। पर जिनकी लोकतंत्र उन लोगों के लिए वरदान है जिनकी आबादी ज्यादा है, जो 85-90% आबादी रखते हैं, लोकतंत्र उनके लिए वरदान है। और लोकतंत्र उनके लिए अभिशाप है जिनकी आबादी कम है, जो 4% 5% आबादी रखते हुए भी भारत को नियंत्रित रखना चाहते हैं, भारत को स्वच्छा अपने आप के द्वारा संचालित कराना चाहते हैं, वो लोगों के लिए लोकतंत्र एक अभिशाप के समान है। इसलिए उन्होंने तय किया कि चुनाव अगर वोटों से होगा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। ज्यादा संख्या वाले लोग, दलित पिछड़े आदिवासी लोग भारत की हुकूमत के मालिक बन जाएंगे, फिर कटोरा फेंक करके अपने भाग के, अपने आत्मसम्मान के स्वयं मालिक बन जाएंगे। वो कटोरा लेके हमसे मांगनी नहीं करेंगे, बल्कि वो स्वयं अपने हाथों से अपने अधिकारों को हासिल कर लेंगे। इसलिए चुनाव वोटों की बजाय नोटों से हो, नोट वाला जीतेगा, वोट वाला हारेगा। नोट प्रधान चुनाव हो। और आपकी मानसिकता जम्मू कश्मीर में भी, उत्तर भारत में भी, बिहार में भी, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु तक में भी भारत में नोट प्रधान कैंडिडेट एक महान शख्सियत मानवर कांशीराम जी, जो आपके बगल के सूबे और आपके बगल के इलाके पंजाब के रोपड़ जिले के खवासपुर गांव से रहने वाले आदरणीय भूंगा साहब में उनका जन्म हुआ और उन्होंने पूना में जाकर के नौकरी किया और पूना में जाकर के नौकरी करके एक रेबेल किया, एक विद्रोह किया और विद्रोह करके उन्होंने अम्बेडकरवाद को कामयाब बनाना है भारत में। अम्बेडकर का सपना भारत में कामयाब बनाना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एजुकेट और भारत में बहुजनों का शासन हो, प्रबुद्ध भारत बने, बौद्धमय भारत बने, इन 3 पैमाने पर मानवर कांशीराम जी ने काम किया। अन्यथा उस समय के नेताओं ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, उन्होंने उस समय निर्धारित किया 30 जनवरी 1948 के पहले, मरने से पहले उन्होंने कहा कि जिंदा अम्बेडकर उतना खतरनाक नहीं है जितना मरने के बाद अम्बेडकर खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि अम्बेडकर जिंदा है पर उसकी जमात, उसकी बिरादरी सोई हुई पड़ी है, मुर्दा के समान है। पर इनके किताबों को अम्बेडकर ने अपनी कलम से वो इतिहास लिख दिया है, दी अनटेजेबल्स किताब लिखी है, वेयर आर दी सूत्राज लिख दिया है, बहुत सारी ढेरों किताबें लिख दिया है। इसको इनका सोया हुआ समाज जब पढ़ेगा, जागेगा, उठ करके खड़ा होगा तो तुम्हारी बोटी बोटी नोच के खा जाएगा, तुम्हारा पता नहीं चलेगा। इसलिए जिंदा अम्बेडकर खतरनाक नहीं है, पर मरने के बाद अम्बेडकर खतरनाक साबित होगा। इसलिए अम्बेडकर को दबा दो, अम्बेडकर को अम्बेडकर के लोग जान न पाए, इसका प्रबंध कर दो। हमें उत्तर भारत के लोगों को कहा गया, महाराष्ट्र से जहां बाबा साहब अम्बेडकर के कर्म स्थली है, बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े बड़े आंदोलन किए, संविधान सभा में जाने के लिए बंबई से उनको चुनाव हरा दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव जीतने के लिए भारत के पश्चिमी इलाके से निकल करके भारत के पूर्वी इलाके में खुलना जैसोर, जो आज बांग्लादेश में है, वहां बाबा साहब अम्बेडकर को जाना पड़ा और वहां से बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के लिए इलेक्ट होके आए, वहां से निर्वाचित हुए बाबा साहब अम्बेडकर
पर उस खुलना जैसोर के इलाके को, जहां 56% हिंदू आबादी रहती थी, जहां के बारे में जब पार्टीशन के समय यह तय किया गया था कि जहां आधे से ज्यादा हिंदू होंगे वो आबादी भारत में रहेगी, जहां आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी होगी वो इलाके पाकिस्तान में चले जाएंगे। पर खुलना जैसोर के इलाके में सेंसस के आधार पे मैं कह रहा हूं कि 56% हिंदू आबादी थी। पर भारत के रणनीतिकारों ने, नेहरू साहब ने, गांधी जी ने कहा कि ये नहीं, ये खतरनाक इलाका है खुलना जैसोर, ये चंडालों का इलाका है। चंडाल लोग जो आज नमो शूद्राय कहलाते हैं उनकी बड़ी आबादी है, ये पुनः नए नए अंबेडकर जिता के भेजते रहेंगे, इसलिए इसको भारत के बाहर कर दो। खुलना जैसोर का इलाका भारत से बाहर कर दिया गया और कहा, बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि आप तो जाइए पाकिस्तान की संविधान सभा में बैठिए। बाबा साहब अम्बेडकर फिर ब्रिटिश से मिले और उनसे मिलकर कहा कि मेरा जो चुनाव हुआ वो तो भारत के लिए, भारत के लिए मैं काम करना चाहता हूं। मेरे दुखी पीड़ित लोग, अपमानित लोग तो भारत में रहते हैं, गुलामी से मेरे नारी समाज को अपमान देने का काम तो भारत में है। तब अंग्रेजों की दखलंदाजी के कारण बाबा साहब अम्बेडकर को पूना के इलाके से पुनः संविधान सभा में चुन के आने दिया गया, निर्विरोध आने दिया गया। मेरे भाइयों, वो लंबी कहानी है। बाबा साहब अम्बेडकर कोई आसानी से नहीं संविधान सभा के मेंबर बन गए, कड़ा संघर्ष करके बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के मेंबर बने और संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। आज तमाम के लोग झूठी झूठी बकवासें करते हैं कि संविधान बनाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने नहीं किया है, जबकि संविधान सभा के अंदर ही एक सदस्य ने जो ईमानदार, उन्होंने कहा कि 2 सदस्य बीमार पड़ गए, एक विदेश जाने लगे, एक राजपाट के काम में व्यस्त रहते थे। अंततः बाबा संविधान बनाने का काम, ड्राफ्ट बनाने का काम, सारा मनोनयन, सारा चिंतन मनन विचार मंथन करके और लिखने का काम तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की हुई ऊपर आ पड़ा। इसलिए हम संविधान सभा उनकी आभारी है। ये सारा रिकॉर्ड दर्ज है उसमें। बाबा साहब अंबेडकर, हाँ, जो मानवता के, इंसानियत पर आधारित, समानता पर आधारित जो प्रोविजन लाते थे उस पर कटौती करने के लिए, उसको खंडित करने के लिए, उसको आलोचना करने के लिए तमाम मौल मालवीय जैसे लोग और तमाम के लोग वहां बैठे हुए थे, वो उसमें कटौती प्रस्ताव ला करके उनको खारिज कराते थे। ऐसे संविधान से बाबा साहब अम्बेडकर भी बहुत ज्यादा खुश नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर पर तसल्ली में थे कि कुछ तो होगा आगे चल करके। और 25 दिसंबर 1927 को हमारे अपमान, हमारी छुआछूत, हमारे बेइज्जती, हमारी अवमानना, हमारे एट्रोसिटीज, हमें पानी न पीने देना, इन सारे के जिम्मेदार मनुस्मृति को माना और 25 दिसंबर 1927 को नासिक के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने खुलेआम मनुस्मृति की होली जलाने का काम किया। बाबा साहब जिम्मेदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने कहा कि एक विधान मैंने जलाया है तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं दूसरा विधान भारत के लिए, अपने देश के लिए, आखिरकार ये देश तो हमारा है, हम द्रविडियंस हैं, द्रविड़ वंशी हैं। इस देश में 2 नस्लें हैं, एक आर्यंस नस्ल है, एक द्रविड़ नस्ल है। आप सब जानते हैं उसके बारे में। इतनी मोटी मोटी बातें मैं महीने में जाकर के आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। इन 2 नस्लों के बीच में आर्यंस नस्ल और द्रविडियन नस्ल, आर्यंस नस्ल के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लिखा है कि ये भारत के बाहर से आए, मध्य एशिया से, बोलगा से चल के, बोलगा नदी के किनारे से चल के आए। पंडित राहुल शंकरतायन जो यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले थे, उन्होंने इसी बात का समर्थन किया। और भारत के जो द्रविड़ वंशी लोग थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता थे, हड़प्पा शहर के निर्माता थे, आपके हरियाणा में राखीगढ़ी में अभी खुदाई हुई है और वहां एक नया इतिहास दुनिया के सामने निकल के आया है। इसलिए मेरे भाइयों, हम ऐरा गैरा नत्थू खैरा की औलादे नहीं हैं, हम राजा महाराजाओं की संतानें हैं। भारत के हमारे पुरखों ने स्वर्णिम इतिहास बनाने का काम किया है
हम दुनिया में सबसे आगे बढ़े चढ़े लोग थे। ज्ञान विज्ञान कला कौशल में, शिक्षा में हम दुनिया में आगे बढ़े चढ़े लोग थे। समुद्र के रास्ते से हमारे पुरखों का बड़ा कारोबार होता था, व्यापार होता था। हड़प्पा की सभ्यता इसका जीता जागता उदाहरण है। लोथल का बंदरगाह जो मिला है वो हमारे पुरखों की योग्यता और काबिलियत को बयान करता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें हीन भावना से ग्रसित नहीं रहना चाहिए। हमारा अतीत उत्कर्ष है, हमारा अतीत स्वर्णिम है, हमें भविष्य को स्वर्णिम बनाना है। भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए हमें कठोर संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए मैं आज मोटे तौर पर पूरे भारत देश में बाबा साहब अम्बेडकर के आरक्षण का लाभ लेकर के लगभग 30-35 लाख SC ST के सरकारी अधिकारी कर्मचारी, ओबीसी के अधिकारी कर्मचारियों को मंडल रिपोर्ट के लागू होने के बाद से अगर काउंट कर लिया जाए तो ये संख्या कार्यरत कर्मचारियों की लगभग 50-55 लाख पूरे देश में बनती है और लगभग 1.5 गुना इसके रिटायर्ड कर्मचारी हैं। आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि टायर्ड से रिटायर्ड लोगों की संख्या ज्यादा है। आप अपने मोहल्लों से अंदाजा लगाएं, अपने कॉलोनी से अंदाजा लगाएं कि रिटायर्ड लोगों से संख्या हमारे टायर्ड कार्यरत जो कर्मचारी अधिकारी हैं उससे ज्यादा रिटायर्ड लोगों की है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आपके बुढ़ापे का भी चिंतन मनन किया। यह अटल बिहारी वाजपेयी की कुदृष्टि आपकी पेंशन के ऊपर पड़ गई और 2004 में उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब भारत देश में सरकारी मुलाजिम को परमानेंट पेंशन नहीं दी जाएगी। हम इस मंच के माध्यम से इसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ये पेंशन स्कीम हमारे जो 60 साल जिन्होंने सरकारी मुलाजिम बनकर के अपना जवानी दिया, जिन्होंने अपना जीवन पूरा लगाया, वो बुढ़ापे में भी सम्मान का जीवन जीने के हकदार हैं। और मुझे पता है कि 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख, 1.25 लाख रुपया तक हमारे रिटायर्ड ऑफिसर साहब हैं, इनकी पेंशन 1 लाख रुपए के आसपास। मुझे पेंशन में 3 बार विधायक रहा, मुझे पेंशन 50,000, आज 55,000 रुपए मिल रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाना हमारे लिए प्रेरणास्पद, हमारे लिए उपयोगी है, पर इससे ज्यादा उपयोगी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय स्थापित करना। बाबा साहब अंबेडकर के विद्यालय स्थापित होना चाहिए, क्योंकि आज शैतानों ने, जालिम ने हमारी प्राइमरी शिक्षा पर हमला बोल दिया है। आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, पर आप गांव में जाएंगे, सराउंडिंग में देखेंगे तो हमारी जो बुनियादी शिक्षा है, जिन भाइयों को आज छोड़ के बाद शहर में आ गए हैं, पर हमारे चाचा ताऊ दादा तो वहीं गांव में रह रहे हैं। हमारे चाचा ताऊ दादा के बच्चे, हमारा मामा फूफा का बच्चा तो वहीं पढ़ रहा है और उनको लगातार ये RSS के लोग जाके समझा रहे हैं, अरे कलुआ काका जी, लड़का कितना पढ़ाए हो? साहब पूरा पढ़ाई पढ़ा दिया, फुल। कितनी पढ़ाई करा दिया? कहा साहब MA करा दिया, फुल पढ़ाई करा दिया। लड़का को नौकरी लगी कि नहीं? नहीं। तो कलुआ ने कहा कि महाराज नौकरी तो नहीं लगी है। हाँ, हर महीने ना मैं इंटरव्यू के लिए भेजता हूँ, परीक्षा देने बच्चा जाता है, लग ही जाएगी। तो RSS के प्रचारक ने, गुरु बाबा हमारे उत्तर भारत में कहते हैं, मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते हैं, गुरु बाबा, पंडित जी पांव लागी, ये हमारे उत्तर भारत में। तो उसने कहा कि कलुआ तो लड़का का नौकरी नहीं लगेगी। अरे महाराज ऐसा काहे श्राप दे रहा है? मैंने पूरी जिंदगी की पढ़ाई पैसा इसी में लगा दिया, बच्चे को नौकरी काहे नहीं लगेगी? अरे तुम्हें नहीं पता कलुआ, तुम्हारी बिरादरी का जो कलेक्टर है, कप्तान है, तुम्हारी बिरादरी का जो तहसीलदार है, तुम्हारी बिरादरी का जो डॉक्टर है, इंजीनियर है, तुम्हारी बिरादरी का जो बाबू है, लेखपाल है, उसके लड़का तुम्हारे लड़का से ज्यादा पढ़ा लिखा है। वो कलेक्टर, कप्तान, रिटायर्ड इंजीनियर के पास रुपया ज्यादा है, तो वो जब आरक्षण का फायदा मिलेगा तो उसको ही मिल जाएगा
और वो 10 लाख रुपया भी दे देगा नौकरी लगवाने के लिए। तुम्हारे पास तो भुजी भाग नहीं है, तुम्हारे लड़का कहाँ नौकरी। कलुआ चिंतित हो गया, कलुआ जैसे सैकड़ों हजारों लोग चिंतित हो गए। तो कहा महाराज तो मैं मर ना गया फिर। कहा नहीं नहीं, एक बात करो, एक दरखास्त लगाओ, दस्तखत करो, हमारी मोदी जी से डायरेक्ट बात होती है और मांग करके लिख दो कि जिनको एक बार आरक्षण मिल गया है उनको दोबारा आरक्षण का फायदा ना मिले। क्रीमी लेयर की मांग कर दो शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में भी। मेरे भाइयों, कर्मचारी बंधुओं, शायद इस षड्यंत्र से आप वाकिफ नहीं है। ये गांव गांव चल रहा है। आपके मामा, आपके फूफा, आपके काका, आपके ताऊ, आपके दादा को समझाया जा रहा है गांव में कि आप शेड्यूल कास्ट के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लाने की मांग करो, और वो रजामंद हो रहे हैं। इसको रोकने के लिए मानवर कांसी राम साहब ने कहा कि पे बैक टू द सोसाइटी। जिस समाज से निकल कर आए हो उस समाज को देने का उद्यम करो, अभ्यास करो। तो हम क्या दे सकते हैं? हम पीछे मुड़ करके उनको टाइम दे सकते हैं, उनको शिक्षा दे सकते हैं, उनको प्रबोधन दे सकते हैं, उनके बीच जाकर के बैठ सकते हैं, उनको एम्पावरमेंट कर सकते हैं और उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विद्यालय दे सकते हैं। वो देने का काम करो मेरे भाई। आज रिटायर्ड लोगों के सामने समस्या है कि करें क्या हम, हमारे पास अब काम नहीं है, तो पोता पोती को खिलाने में लगे रहते हैं, या मोहल्ले में ही कुछ सटर पटर करते रहते हैं, या बहुत किया ताश के पत्ते लेकर के, गड्डी लेकर के बैठ गए और वो खेलने में लग जाते हैं। नहीं, आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण काम है कि बाबा साहब अम्बेडकर का विद्यालय खोला जाए। और विद्यालय खोलो, शिक्षा ही महान क्रांति का उद्गम है। दुनिया में जितनी संपदा है उन सभी संपदाओं का उद्गम है नॉलेज, ज्ञान, एजुकेशन। रुपए पैसे का धन चोरी हो जाता है, लूट जाता है, डाका पड़ जाता है, कोई गुंडा मवाली माफिया कब्जा भी कर लेगा आपके 50 लाख रुपए के प्लाट के ऊपर। पर ज्ञान की संपदा अजर अमर संपदा है, इसकी कोई चोरी नहीं हो सकती, लूट नहीं हो सकती, डाका नहीं पड़ सकता। पानी भर जाए तो ये सड़ेगा नहीं, घर में आग लग जाए तो ज्ञान की पावर जलेगी नहीं, मरते दम तक ज्ञान तुम्हारा साथ देगा, इसका कोई सगा भाई भी बंटवारा नहीं करा सकता। इसलिए आने वाली पीढ़ी को आज बहुत बुरी हालत है प्राइमरी स्कूलों की, वहां से शिक्षा हटा ली गई। भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्होंने कहा कि इनको ज्ञान नहीं, भोजन दीजिए। अब आप खुद ही चयन करो कि भोजन ज्यादा कीमती है मानव जीवन के लिए कि ज्ञान ज्यादा कीमती है। आपसे पूछना चाहता हूं, नॉलेज ज्यादा कीमती है और कीमती चीज छुपा रहे हैं, और सस्ती चीज, हल्की चीज पूरे भारत में ये मिड डे मील योजना इसीलिए चलाई गई कि पढ़ाई को डिस्टर्ब कर दिया जाए, पढ़ाई को बाधित कर दिया जाए, विद्यालय को भोजनालय बना दिया जाए। और उत्तर प्रदेश का जोगी बाबा तो विद्यालय से ज्यादा मदिरालय बनाने में इंटरेस्ट रखता है, वो मदिरालय बढ़ा रहा है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने गर्व से के साथ ऐलान किया इस अप्रैल के महीने में कि 2025-26 के वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश के गरीबों को जबरिया शराब पिला करके हमने 58,000 करोड़ रुपया उनकी जेब से निकाल लिया है और सरकारी राजकोष में जमा करा दिया है। और लगभग 25,000 करोड़ रुपया लिकर है, जो तरल मदिरा है, उस तरल मदिरा के कारोबार से 25,000 करोड़ रुपया शराब के ठेकेदार और सेल्समैन के पास पहुंच गया है। तो लगभग ये 85,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, कारोबार। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ कुछ साथियों बच्चों ने नशा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया, उसके खिलाफ भी एक एक्ट यहाँ पर पेश किया। मैं संचालक महोदय से बहुत अभिभूत हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि बाबा मानवर कांसीराम जी ये महान शख्सियत थे कि गांधी के षड्यंत्र को नेश नाबूद करके जिन्होंने तय कर लिया था कि अंबेडकर के लोग अंबेडकर को जान न पाए, पर उस बाधा को तोड़ करके बाबा साहब अंबेडकर को पूरे भारत में लाने का काम किया।
बाबा साहब अम्बेडकर को मानवर कांशीराम जी ने और परिणाम देने का काम किया, रिजल्ट देने का काम किया। अगर उन्होंने लोकतंत्र को कामयाब बनाने का, निर्धनों का लोकतंत्र, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें पंजा और ये कमल के वालों को परास्त करना है, तो पंजा और कमल को परास्त करना है तो छोटे साधनों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने की आदत डालनी होगी। पद यात्रा, साइकिल यात्रा, वाणी का उपयोग, जागृत जत्था, भाषण करने का जत्था, वोट के साथ नोट मांगने का अभियान, चरित्रवान शीलवान लोगों को उम्मीदवार बनाने का अभियान, जो जनप्रिय है, लोकप्रिय है, पब्लिक फॉलोइंग रखते हैं, जिनके पीछे लाखों लोगों का समर्थन है। इसलिए 23 नवंबर 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्लियामेंट में बहस करते हुए दृढ़ता के साथ कहा कि जो आप विधायी संस्थाओं में शिक्षा की अनिवार्यता और शैक्षिक योग्यता, यहाँ पर भी हमारे तमाम कुछ 5-10 IAS रिटायर्ड, कुछ JKS से रिटायर्ड भी साथी बैठे, शायद उनका ख्याल हो सकता है कि विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इंटर पास, मिडिल पास या MA पास के शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता रख दी जाए। पर मैं सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर इसके पक्ष में नहीं थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 नवंबर 1950 को संसदीय बहस में कानून मंत्री के रूप में जवाब देते हुए कहा कि समाज को चलाने के लिए ज्ञान के साथ साथ सील का होना महान जरूरी है। सील की महिमा ज्यादा जरूरी है। सील विहीन ज्ञानी खतरनाक ही नहीं होता, बल्कि जंगली भूखे भेड़िए के समान हो जाता है। इसलिए बुद्ध के शब्दों में कहूं कि मैं समाज को सीलवान, चरित्रवान, और समाज को सीलवान, चरित्रवान, और नेता को, हमारा जो लीडर है वो सीलवान और चरित्रवान, बुद्ध के पंचशील हमारा मार्गदर्शन करते हैं। पर जिनको जो ताकतें आपको आज भी गुलाम बनाए रखना चाहती हैं, वो चाहती हैं कि दलितों को नायक नहीं होना चाहिए। पर अगर नायक बनाना मजबूरी है तो दलितों का नायक चरित्रहीन होना चाहिए, सील विहीन होना चाहिए। ये उनकी आवश्यकता है, पर हमारी आवश्यकता है कि हमारा नायक चरित्रवान, सीलवान होना चाहिए, झोपड़ी से निकला हुआ होना चाहिए। और इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने झोपड़ी से चयन किया। दद्दू प्रसाद जो आज आपके बीच में आया है, एक बंधुआ मजदूर का बेटा है, बाउंडेड लेबर, आपने सुना होगा, एक बंधुआ मजदूर का बेटा है। मेरे बाप ने मुझे बड़े मुश्किल से पढ़ा लिखा करके पॉलिटेक्निक के लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करने के लिए लखनऊ भेजा। लखनऊ में मेरा 1984 में मानवर कांशीराम साहब की जो पे बैक टू द सोसाइटी अपील है कि एजुकेटेड यूथ को, एजुकेटेड एम्प्लॉय को अपने समाज को पीछे मुड़ करके देना है। हम उनसे मिले, हमने कहा हम क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा तुम अपना टाइम दे सकते हो, अपनी प्रेरणा, अपना प्रबोधन दे सकते हो। हमारे बात भेजे में घुस गई और अपने पे बैक टू द सोसाइटी में फुल टाइमर, पूर्णकालिक प्रचारक बन गया। पूर्णकालिक प्रचारक रह करके ये हमारी जीवन संगिनी है। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले, हमारा बांदा छतरपुर बॉर्डर है, रिश्तेदारियां आपस में। ये वहां एक फास्ट वर्कर थी, जिले में DS4 के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रही थी। हम दोनों में प्रेम हुआ और मानवर कांशीराम जी ने उस प्रेम को अपने आशीष से अभिषिंचित किया, दोनों की शादी कराई। और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे न लोग निकल करके आए, और ऐसे लोगों को, झोपड़ी छाप लोगों को, सड़क छाप लोगों को, और उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों की सैकड़ों में संख्या है। एक जीता जागता उदाहरण में बैठा। लोग कहते हैं बिना पैसे वाले चुनाव नहीं जीत सकते। एक विहंगम इलाके से, बहुत डिप्रेस्ड इलाका, जहां 5 पाव जौ दिन भर की मजदूरी थी, 1.25 किलो अनाज, मजदूर 1995 तक जहां दिन भर की मजदूरी थी, उस इलाके से मैं जीता और लगातार जीता हूं। मानवर कांशीराम जी की पूरी आइडियोलॉजी को अगर धरती पर उतारा जाए तो आज भी बहुजन समाज इस देश का शासक बनने की क्षमता रखता है। और इसलिए हमने उस आंदोलन को गतिमान बनाने का काम किया है, और गतिमान बनाने के लिए इनफिल्ट्रेशन, सेबोटेशन और पजेशन, ये 3 स्टेप्स है अम्बेडकरवाद को खत्म करने के लिए। अम्बेडकरवाद को समाप्त करने के लिए
संघ परिवार जो नागपुर से संचालित करता है, तो अम्बेडकरवादी आंदोलन में इनफिल्ट्रेशन करो, घुसपैठ कर जाओ, सेबोटेज करो, उसकी नीतियां बदल दो, उसके चरित्र और शील की वान नायक तैयार करने की प्रवृत्ति, ना बिकने वाला समाज बनाने की प्रवृत्ति है, वो समाप्त कर दो। दुखिया दुखिया भाई भाई ये जो प्रवृत्ति है, आइडियोलॉजी है, उसको समाप्त कर दो, सेबोटेज कर दो, विखंडित कर दो। जो जमीनी कार्यकर्ता उसको लात मार के बाहर कराओ। दलितों में जो चमार संघर्षशील करने वाली, संघर्ष करने वाली जाति है, उसके साथ में को सफरर जातियां जुड़ गई। कुशवाहा, निषाद, प्रजापति, पाल, ये बिंद, मल्लाह, ये बड़ी संख्या में जुड़ गए हैं। तो निषाद को अपमानित करके भगा दो, कुशवाहा को, सैनी, कुशवाहा मौर्य को अलग कर दो, प्रजापति लोगों को, पाल बघेल लोगों को भगा दो वहां से, और हाथी पर कब्जा कर लो। और कब्जा कर लिया, सामाजिक परिवर्तन की मूवमेंट को रोक दिया। मानवर कांशी राम जी के चेलों ने सामाजिक बदलाव के आंदोलन को गतिमान बनाने के लिए हमने नए रास्ते भी खोज लिए। हाथी अगर कमल को नहीं कुचलेगा उत्तर भारत में, तो हमने कमल को कुचलने के लिए साइकिल तैयार कर लिया है। इसलिए राजनीतिक रूप से भी जो इंटरेस्ट रखते हैं, आप निराश न रहें। हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों का, दलितों का जो ये मेल है, जो ब्रदरहुड है, असली ताकत इसमें है। और जम्मू कश्मीर में भी पिछड़े वर्गों की आबादी है, दलितों की बड़ी आबादी है। मुझे ध्यान है 1991 का चुनाव था, यह शायद 89 का, हमारे 6 एमएलए यहाँ जीते थे। ये मानवर कांशी राम साहब की परिश्रम, और जो ग्रास रूट पर वो ले गए थे, 4200 किलोमीटर की जो साइकिल यात्रा किया, हमने उनसे प्रेरणा लेकर के अपने बुंदेलखंड के इलाके में 6000 किलोमीटर की साइकिल प्रचार यात्रा चलाई। उन्होंने कहा तुम्हारे पास हाथ ज्यादा है, तुम्हारे दुश्मनों के पास हाथ कम है। हमने कहा उससे क्या होगा, हाथ से क्या होगा? उन्होंने कहा हाथ से वॉल राइटिंग हो जाती है। और इलाहाबाद की धरती पर हमारे सामने डब्बे में नील घोरी मानवर कांशी राम जी ने ब्रश उठाया और दीवार पे लिख दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, 85 पर 15 का राज नहीं चलेगा, नहीं। बोले हाथ से ये हो जाता है। और आपके जम्मू कश्मीर में भी हमारा पेंटिंग स्क्वाड, एक बड़ा भारी जत्था तैयार हुआ था जम्मू कश्मीर में। दिल्ली की रैली होती थी तो जम्मू कश्मीर से भी हमारा पेंटर स्क्वाड यहाँ पहुंचता था। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, पर आज वो सब हाशिए पे ढकेल दिए गए, सब निराश कर दिए गए हैं। हमारे आंदोलन को तितर बितर किया है, पर हम नई शक्ति के साथ पुनः मानवर कांशी राम जी के आंदोलन को और अम्बेडकरवाद को कामयाब बनाने के लिए, अम्बेडकरवाद का सपना है कि बहुजन समाज भारत का हुक्मरान समाज बने और प्रबुद्ध भारत बने, बौद्धमय भारत बनाया जाए। आज हमारी बौद्धों की संख्या 1 करोड़ है, वो भी पंचशील का ज्ञान नहीं। पंचशील हमारे बौद्धों की शान है, बौद्धों की जान है। बिना पंचशील के बौद्ध धर्म अपना लेने का कोई मूल्य नहीं है, कोई निरर्थक है, कोई सार्थकता नहीं है। पंचशील को यहाँ बखान करने का मेरे पास समय नहीं है। मुझे संकेत आ रहा है कि मैं लंबी बात भी खींच गया, पर मैं दोबारा भी आपके बीच में, बहुत अच्छी जमात है आपकी, बहुत अच्छी सोसाइटी है आपकी, आप इस सोसाइटी को शुरुआत करें, छोटा सा स्कूल खोलें। उस स्कूल की स्थापना के लिए मेरा जो योगदान बनेगा, मैं भी आकर के आपके साथ संबद्ध होऊंगा, आपके साथ खड़ा होऊंगा। स्कूल जरूर खोलें। वो एक स्कूल की बच्चियां ही, रेनू क्या, हाँ नेहरू, मैं उनका बधाई देता हूँ। तो वो बच्चियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पर, और उन सबको मैं आप सभी को बहुत अच्छे से, गर्मी में भी, अरे ओले तो नहीं पड़ रहे, हम तो वो लोग हैं जो बारिश में घुटनों पर भीगते हुए धान लगाने का काम करते रहे, हमारे पैर सड़ जाते रहे। हमें बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को कामयाब बनाने के लिए जम्मू में 47 डिग्री का टेम्परेचर नहीं है, 37 का टेम्परेचर है। पर मेरा मोबाइल बोल गया है टेम्परेचर हाई का इंडिकेशन दे दिया उसने, तो मैं आपकी भी मनोदशा समझ सकता हूँ कि ठीक है, बांदा के लिए 47 डिग्री का कल का टेम्परेचर था,
और वर्ल्ड में हॉटेस्ट हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहा गया है उसको। पर मैं जम्मू में आया तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में भी हूँ। पर आप बहुत लगन के साथ सुना है, हमारी बहनें बहुत तल्लीनता के साथ समझ रहे हैं। बच्चों को शीलवान बनाए, चरित्रवान बनाए। बिना शील और चरित्र के अम्बेडकरवाद कामयाब नहीं है। शिक्षा और शिक्षा के साथ शील और चरित्र निहायत जरूरी है। शील, बुद्ध के जो शील हैं, 5 शील हैं, वो 5 शील अगले जन्म में नहीं हमें काम आएंगे, इसी जन्म में हमें महान इंसान बनाने के लिए 5 शील बहुत जरूरी है। पढ़ाती पाता वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, अदम्य दाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, मूसा वादा वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, सुरा मेरय मज्ज पमादे ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि। ये इसको हिंदी में, ये पाली में है, पर हिंदी में इसको समझ करके मैं संक्षेप में इसके और व्याख्या नहीं करने का मेरे पास वक्त नहीं। हिंसा ना करें ऐसा संकल्प लेता हूँ, चोरी ना करें ऐसा संकल्प लेता हूँ, पराई स्त्री पराई उस पुरुष के साथ गमन न करें, समागम न करें, संभोग न करें, अपने पुरुष के साथ, अपने पति अपने पत्नी के साथ ही समागम करें, झूठ न बोलें, अफवाहें न फैलाएं, असत्य वचन न बोलें, और कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, चरस, तरल मदिरा, अंग्रेजी मदिरा का सेवन न करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस 5 शील के साथ बौद्ध को स्वीकार किया। 5 शील विहीन बौद्ध धर्म का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार्थकता नहीं है। 5 शील के साथ ही बौद्ध धर्म उत्थान में जाएगा, गतिमान होगा। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर, आज उनके जाने के लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं। बाबा साहब अम्बेडकर आज हमारे बीच में। मैं कहना चाहता हूँ कि शुरुआत करें, एक छोटा सा विद्यालय खोलें, प्राइमरी स्कूल गांव में खोलेंगे बहुत अच्छा होगा। आप खुद गांव में जाते हैं, गांव से निकल के आए, सब जानते हैं उत्तर भारत में कुछ ज्यादा ही हालात खराब है, पर जम्मू में भी मुझे पता है बहुत हालात अच्छे नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा जम्मू में भी कोलैप्स की गई जानबूझकर, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चे को ले गए प्राइमरी स्कूल से, नर्सरी में, कॉन्वेंट में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, केंद्रीय विद्यालय में, उनके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और गरीब का बच्चा पढ़ रहा है प्राइमरी स्कूल में, और उस गरीब के बच्चे को कहा जा रहा है मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर चले जाओ। तुम्हें क्या करना पढ़ लिख कर? तुम पढ़ जाओगे, विद्वान बन जाओगे, तो राजमिस्त्री कौन बनेगा, मोटर मैकेनिक कौन बनेगा, कारपेंटर कौन बनेगा? तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत है? इसलिए मेरे भाइयों, पे बैक टू द सोसाइटी। अन्यथा जिनको आप पीछे छोड़ आए हैं उनकी जनशक्ति ज्यादा है। आप जो शहर में आ गए हैं, आपकी जनशक्ति कमजोर है, और पीछे छूट गई जनशक्ति को संघ परिवार के लोग, बीजेपी के लोग लगातार गुमराह करने में लगे हैं कि मांग उठाओ, कटोरा लो, और मोदी से मांगो कि क्रीमी लेयर लगा दीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण में। ये बातें चल रही हैं। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में भी बहस का मुद्दा बना था, पर बाल बाल बच गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्कूल खोले, पे बैक टू द सोसाइटी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।